गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो चलिएगा आज का लेक्चर करते हैं शुरू। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। अब ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ क्या है? अब देखो यूनिवर्सल लॉ क्या चीज है। अब इस लॉ की हेल्प से हम ये निकालते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितनी लगाएगा। उसका कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना। तो उसका फॉर्मूला हमें कहां से मिलेगा? यूनिवर्सल लॉ से। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या बताएगा? एक फॉर्मूला बताएगा जिसकी हेल्प से आप क्या कर पाओगे, किसी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है, आप उस चीज को निकाल पाओगे। आप क्या कर पाओगे? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लगा पा रहा है, उस ऑब्जेक्ट की फोर्स को आप क्या कर पाओगे? निकाल पाओगे। किसकी हेल्प से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसका नाम क्या होगा आपका? न्यूटन्स। ये भी न्यूटन ने दिया था ना, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए बात कर लेते हैं इसके। ठीक है, आपके पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट है। ये आपके पास है दो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट, ये ऑब्जेक्ट है आपका सेकंड। इसका जो मास है वो कितना है? m1। इसका मास आपने कितना मान लिया? m2। आपको क्या करना है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के कहां से लेनी है? सेंटर, मतलब बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट से क्या लेनी है? इनके बीच की डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को आप क्या बोलोगे? r। ठीक है, आपको क्या करने है? पहले ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास m2। पहले का m1, दूसरे का m2। फिर आपको क्या लेनी है? दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस। डिस्टेंस आप कहां से लोगे? इनके सेंटर पॉइंट से। कहां से लोगे? इनके सेंटर पॉइंट से। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो देखिएगा यहां पे पूरा लॉ। अगर आपसे कोई बोले कि डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसमें आपको क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। ठीक है, तो ये चीजें तो आपने पढ़ी होंगी। प्रोडक्ट ऑफ मास, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, मतलब जितनी भी फोर्स लगेगी वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। तो जो आपकी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इनके मास के। अगर इसका मास ज्यादा होगा तो भी फोर्स आपकी कैसी होगी? लगेगी ज्यादा। अगर इसका मास ज्यादा है फिर भी आपकी फोर्स कैसी लगेगी? ज्यादा। मतलब इन दोनों का क्या होगा? प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? इन दोनों के मास के। अगर इन दोनों का मास ज्यादा है तो फोर्स कैसी लगेगी? ज्यादा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, अर्थ की जो मतलब अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसी होती है? आपकी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास कैसा है? ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा उसकी फोर्स भी कैसी होगी? ज्यादा। अगर आप मास को इंक्रीज करोगे तो फोर्स भी आपकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसको नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? अब यहां पे आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली proportional to distance between them। मतलब जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनकी डिस्टेंस के कैसे होगी? इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली का मतलब जो इनके बीच की जो फोर्स है, जैसे कि ये फोर्स है, ये आपकी इनवर्सली का मतलब उल्टा। डायरेक्टली का मतलब सीधा सीधा लिखना है। इनवर्सली का कहां लिखेंगे? नीचे। मतलब किसके इक्वल होगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, यहां पे एक स्क्वायर और लगा देना, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के कैसी होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे आप लगाओगे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपकी डायरेक्टली होगी इन दोनों के मास के मल्टीप्लाई के। जो आपकी यूनिवर्सल फोर्स है वो आपकी इनवर्सली होगी किसके? इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अब देखिएगा
ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आपको क्या करनी है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन कैसे करोगे, देखो सिंपल, यहाँ पे क्या लिखी आपकी फोर्स डायरेक्टली, जो आपका ऊपर लिखा हुआ है उसे ऊपर लिख दो। ऊपर क्या लिखा हुआ है आपका मास, तो ऊपर लिख दिया आपने मास, m1 मल्टीप्लाई m2, चाहो तो इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन मत लगाओ, क्या लगा दो डॉट m2, ये भी आपका मल्टीप्लाई का ही काम करता है, ठीक है। जो आपका नीचे लिखा हुआ है उसे नीचे लिख दो, तो नीचे क्या लिखा हुआ है आपका आर स्क्वायर, तो ये कहाँ पे आ गया आपका नीचे आ गया। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। फोर्स डायरेक्टली है किसके, मास के, इनवर्सली है किसके, डिस्टेंस के। आर क्या होती है इनके बीच की, डिस्टेंस, ठीक है। अब जब भी डायरेक्टली का साइन हटेगा तो इनके बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। जब भी आप डायरेक्टली का साइन हटाओगे, ये साइन किसका होता है, डायरेक्टली, इसे याद करो, ये साइन किसका है, डायरेक्टली। जब भी आप डायरेक्टली के साइन को रिमूव करोगे तो वहां पे क्या आएगा आपका एक कांस्टेंट। यहां पे कांस्टेंट क्या आएगा, यहां पे कांस्टेंट आपका आएगा कैपिटल जी। क्या आएगा यहाँ पे, कैपिटल जी, जिसका नाम भी है, अभी हम पढ़ेंगे। जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर क्या होगा, तो आपकी जो फोर्स है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया किसका, फोर्स का। दो बॉडी के बीच में यदि आपको फोर्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्या होगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे साइड में लिख लीजिए, F क्या होगी आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। m1 क्या होगा, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, पहले बॉडी का मास। m2 क्या होगा, मास ऑफ सेकेंड बॉडी। एक एक पॉइंट को अपनी कॉपी में लिखिएगा। r क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। g क्या होगा, कैपिटल जी, कैपिटल जी आपका होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे आपका F आ गया, F इजिकल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद करो, F इजिकल टू जी m1 m2 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर हम आगे बात करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। करिएगा इसे, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।